अगर मिलिट्री मूवमेंट कर रहे हो तो सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है सर। इससे बड़ा ऑपरेशन आज तक हुआ नहीं है। RAF है वो इतना डेंजर कि किसी 16 देशों की आर्मी को घेर सकता है सर। आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि यार किस तरीके से क्या कर रहा था मैं। कि हमारी फौज ने दुनिया के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का वेपन नहीं छोड़ा सर। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कामयाबी था। हमारे देश का पूरा हक है इस ऑपरेशन के ऊपर। उस टाइम की फोर्स थी हमारी, आज फौज बहुत चेंज हो रही है सर। वो पूछते थे लॉन्ग स्लीव्स या हाफ स्लीव्स, इसका मतलब आपका हाथ को कहाँ से काटें। आज की जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। आज उनके लिए हीरो वो नहीं है जो टेलीविजन में नजर आ रहे हैं, उनके लिए आज हीरो वही है जो इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज मांगते थे, चॉप चॉप। समय था जब रामायण चलती थी, लोगों ने टीवी में मालाएं पहना दी सर। ऐसे लड़ेंगे कि ये जिंदगी भर याद रखें। एक बार फिर लक्की बिस अनकट पॉडकास्ट में, आज का पॉडकास्ट भी आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमने लिया है। इसमें कोई एडिट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हम एडिट करके सच्चाई को नहीं छुपा सकते। आज एक ऐसा ऑपरेशन जिसे UN की फाइलों में दबाने की पूरी कोशिश करी गई। अफ्रीका के घने जंगल जहाँ 233 भारतीय जवानों को विद्रोहियों ने घेर लिया। वहाँ कोई मीडिया नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था। अगर थे तो भारतीय जाबाज और सामने मौत। इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन खुकरी। तो आज हमारे खास मेहमान मेजर जनरल पुनिया सर, YSM। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार अनकट पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट हम बिल्कुल वैसा ही दिखाएंगे सर, इसमें कोई भी एडिट नहीं होगा। तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू लकी, थैंक यू वेरी मच। एंड आप ऑल द वे मुंबई से यहाँ दिल्ली आए हैं जस्ट टू टॉक अबाउट ऑपरेशन खुकरी। तो बिल्कुल बात करेंगे, दिल खोल के करेंगे सर। देखो, लोग जितने भी आज के यूथ है सब पढ़ते हैं, बोलते हैं यार UN मिशन बहुत पीस होता है सर। UN मिशन तो पीस के लिए जाते हैं अगर UN की तरफ से हो, लेकिन अगर हम जैसे खुकरी की बात सुनते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है आज के टाइम भी कि 233 मतलब सेना के जाबाजों को घेरना। मतलब जब भी हमने सुना है तो हमने यही देखा है कि यार आर्मी कोऑर्डिनेट सर्च करती है, आर्मी घेरती है, लेकिन कोई फौज को ही घेर ले तो बहुत मतलब एक सोचने का विषय बन जाता है सर। तो ऐसा क्या था ऑपरेशन खुकरी के अंदर कि वहाँ के विद्रोहियों ने 233 आर्मी वालों को घेरा सर? देखो, जैसे आपने बोला शांति सेना में शांति के लिए जाते हैं, उसमें मिशन जो होता है 2 चैप्टर्स में होता है। चैप्टर 6, चैप्टर 7। जो हम सिरालियोन में गए थे चैप्टर 6 में गए थे। 6 का मतलब होता है कि वहाँ पे पहले से ही शांति है और आपने उस शांति को कायम रखना है। और चैप्टर 7 में होता है जो जहाँ पे आपने जाकर के पहले लड़ाई लड़ना है, शांति को कायम करना है। दैट इज चैप्टर 7। तो सिरालियोन वाज पीसफुल। हम गए थे सिर्फ वहाँ पर आतंकवादियों से हथियार डलवाने के लिए। जो आतंकवादी थे RUF, रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, वो बिल्कुल एग्री हो गए थे कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। उसके लिए उन्होंने एक ही शर्त रखा था कि हम हथियार डालेंगे कोई न्यूट्रल फोर्स के सामने, मतलब सिरालियोन की आर्मी के सामने नहीं डालेंगे। तो शांति सेना को भेजा गया था और हम यही सोच के गए थे कि वहाँ जाएंगे और वो आतंकवादी हथियार डाल देंगे हमारे सामने, उनसे हथियार डलवा करके वहाँ पे पूरा शांति करके वापस आ जाएंगे। पर जैसे हम वहाँ पर गए, डिप्लॉयमेंट किया, उसके कुछ महीनों के बाद सिविल वार फिर शुरू हो गया। सिविल वार शुरू हो गया क्योंकि एक इलाका है मकबुराका मैकेनी, सिरालियोन में ही है, जहाँ पर कि ये लड़ाई शुरू हो जाता है RUF के बीच में और UN के मेरे ख्याल से घाना के कुछ ट्रुप्स थे। वो लड़ाई शुरू होने में RUF के काफ़ी कैजुअलिटीज हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने जितने भी शांति सैनिक थे सिरालियोन में, जैसे हम कैलेहोन में थे, कैलेहोन उनका हेडक्वार्टर था और ये एक जंगल का इलाका था। तो ये सूचना अनफॉर्चुनेटली हमारे को नहीं मिलता है। कौन सा? कि लड़ाई शुरू हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिलता है। और एक मीटिंग के लिए RUF सुबह सुबह मैसेज आता है कि वो मिलना चाह रहे हैं हथियार डालने के बारे में। तो हम बड़े खुश होकर के मीटिंग में जाते हैं। उस मीटिंग के अंदर जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, एकदम से पूरे हथियार के साथ में 25-30 RUF के सिपाही आ जाते हैं और हमारे को
कैप्चर कर लेते हैं। ये शुरुआत है। शुरुआत में उन्होंने मेरे को कैप्चर किया जैसे कि एक प्रिजनर ऑफ वार को कैप्चर करते हैं ना, वैसे हमारे को पकड़ करके अपने हेडक्वार्टर में ले गए और एक कैदी की तरह, एक प्रिजनर ऑफ वार की तरह 1 हफ्ता हम उनके हेडक्वार्टर में रहे हैं। उसके बाद आगे कहानी की बात करेंगे, पर कह रहा हूँ कि शुरुआत ऐसा था कि आप सोच सकते हैं एक सिपाही के लिए कि सब कुछ तो खत्म हो गया था ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेलियर से इंसान को सीखना चाहिए, तो ऑपरेशन खुखरी की शुरुआत इतना बड़ा फेलियर था कि एक सिपाही सोच नहीं सकता। आपकी रूह कांप उठेगी ये सोच करके कि जो हमारे हिंदुस्तान के सिपाही थे, उनका कमांडर, उसको पकड़ करके वो ले गए हैं, एक कैदी की तरह बना लिया है। तो उस ऑफिसर के ऊपर या उस सिपाही के ऊपर क्या बीतेगी, उनके मोरल में कितना फर्क मेरे लिए तो सब कुछ खत्म था ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये जिंदगी में याद रखें कि फेलियर से सीखना है। शुरुआत ऑपरेशन खुखरी का जो हुआ था वो एक बहुत बड़ा फेलियर था, लेकिन उस फेलियर से किस तरीके से हमने बाउंस बैक किया। जिंदगी में भी यही है कि कितनी बार गिर गए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कितनी बार गिरने के बाद फिर आप उठते हो और उठ करके दोबारा जो है अपना जो एक सिपाही का धर्म है उसको पूरा करते हो। ये सब हुआ और काफी कुछ हुआ जो कि हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन सर एक चीज़ है कि जैसे आप पहले से इन्फॉर्मेशन है, क्या ऐसी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी? ऐसा क्या है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप जैसे आपने भी बताया कि आरयूएफ को हम एक मिलिटेंट नहीं बोल सकते, एक पैरेलल आर्मी चला रहे हैं वो, है ना सर, खुद की एक आर्मी है उनकी। एक इतना बड़ा स्टेप, ऐसा तो नहीं है कि सर एक ही दिन के अंदर उनका दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया होगा, जो पहले से आरयूएफ सोच रही है कि मैं सरेंडर करने जा रही हूँ और एकदम से वो एक आर्मी को ही कैप्चर कर ले, तो एक दिन की तो प्लानिंग नहीं होगी। ये लोमे पीस एग्रीमेंट हुआ था जी सर। जिसके अंदर की सिरालियोन गवर्नमेंट आरयूएफ के बीच में समझौता हुआ था कि हम शांति के रास्ते पे दोबारा आएंगे, पर उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं था कि कितने दिन में हथियार डालेंगे। ये था कि हथियार डालेंगे बिल्कुल, पर 1 दिन में डालेंगे, 1 महीने में डालेंगे, 6 महीने में डालेंगे। तो हम जैसे वहां गए हैं तो हमारे को 4, 5, 6 महीने हो गए और वो फिर भी कोई हथियार डालने का काम शुरू नहीं हो रहा है। तो एक यूएन के ऊपर भी दबाव होता है ना कि भी हथियार क्यों नहीं डाले जा रहे हैं। और उनका कहना आरयूएफ का सही था कि भी हमने हथियार डालने के लिए एग्रीमेंट किया है, पर उसका कोई टाइम लिमिट नहीं, हम डालेंगे अपनी मर्जी से। जब हमारा मतलब मूड करेगा ना तो हथियार डालेंगे। तो ये एक काफी खिंचातान ही चल रहा था और जितना भी यूएन फोर्स जहां जहां भी डिप्लॉयमेंट था वो ये कोशिश कर रहा था कि कैसे इनसे हथियार डलाए जाएं, शुरुआत की जाए। तो उसी जबरदस्ती शायद ऐसा बोला जाता है कि किसी दूसरे एरिया में आरयूएफ को कुछ सिपाहियों ने सरेंडर किया, मतलब गन पॉइंट पर जबरदस्ती उन्होंने सरेंडर किया। तो आरयूएफ ने बोला कि इनसे जबरदस्ती हथियार डलवाए हैं यूएन ने। तो वो हमारा मैंडेट नहीं था। हमारा मैंडेट था कि इट्स हथियार डालना एक वॉलंटरी खुद ही में प्रोसेस है, उसको आप जबरदस्ती। तो उसी मतलब वाकया जो हुआ उसके अंदर लड़ाई फिर से शुरू हो गया उस इलाके के अंदर, जो कि आपस में गोली चलने से आरयूएफ के 10-12 जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं और एकदम से आरयूएफ जो है 180 डिग्री टर्न कर लेता है। उसके बाद जैसे ही ये लड़ाई शुरू होती है वैसे ही पूरे जितने भी सिरालियोन के अंदर जहां जहां भी यूएन की फोर्स थी, करीब 16-17 कंट्रीज के जो है नुमाइंदे थे और वो सबको घेर लेते हैं और उनका एक ही डिमांड होता है उसके बाद कि हथियार डालो और अपने देश को वापस जाओ। और आपको बहुत फक्र होगा ये सुन करके कि 17 में से 16 देशों ने हथियार डाले। अच्छा, किसके आगे? आतंकवादियों के सामने। बिल्कुल। सिर्फ एक हिंदुस्तान का सिपाही जिसने बोला कि मेरे लिए मेरा हथियार मेरा भगवान है, मैं इसको आपके कदमों में नहीं डाल सकता हूँ, और अपने जमीन पे खड़ा रहा। यही है वो ऑपरेशन जिसके अंदर की शायद हिंदुस्तान को इतना मालूम नहीं था जब तक कि ये बुक ऑपरेशन खुखरी मैंने और मेरी बेटी ने लिखा 20 साल के बाद। इस ऑपरेशन के बाद ब्रिटिशर्स ने इस ऑपरेशन के ऊपर अपना स्टैंप लगा दिया था, क्योंकि बीबीसी काफी एक्टिव था बिल्कुल उस जमाने में। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ जब हमारे मीडिया की इतना रीच नहीं था। बीबीसी ने इसको लगातार दिखाया है और 2 ब्रिटिश हेलीकॉप्टर सिर्फ इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं और बीबीसी ने दिखाया कि ऑपरेशन खुखरी एक
ब्रिटिश ऑपरेशन था। ये बुक आने से हम वापस इस ऑपरेशन को हिंदुस्तान में लेकर के आए हैं। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कामयाबी था, हमारे देश का पूरा हक है इस ऑपरेशन के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनली शांति सेना में इससे बड़ा ऑपरेशन आज तक हुआ नहीं है और एक बहुत कामयाब ऑपरेशन था। तो मुझे खुशी है कि ये ऑपरेशन आफ्टर 25 इयर्स सिल्वर जुबली हो चुका है इस ऑपरेशन का। अभी धीरे धीरे हमारे देश के बच्चों को, बिल्कुल पता देश चला। की जनता को मालूम चल रहा है। तो आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट वापस अभी हमारा जो कामयाबी था हमारे देश में आया है। सर, इसको ऑपरेशंस को समझेंगे क्योंकि लोग सिर्फ ऑपरेशन को देखते हैं, उस ऑपरेशन के बीच में क्या हुआ उन लोगों को नहीं पता कि कितना मुश्किल फेस होता है, कैसे लोग रहते हैं, कितना मॉरल डाउन होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार नहीं, अब तो लाइफ खत्म हो गई ऐसी। लेकिन लोग ये समझ पाएं। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है सर, जो RUF है वो इतना डेंजर कि किसी 16 देशों की आर्मी को घेर सकता है सर। मतलब कितना पावरफुल। अगर आज मैं जैसे मोहम्मद की बात करूं, मुजाहिदीन की बात करूं, सर LET की बात करूं, ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज के इन आतंकवादी संगठन जो दुनिया में 2025 में इतने डेंजर माने जाते हैं, अगर मैं RUF की तुलना करूं तो कितना डिफरेंट था इनसे सर, इस ऑर्गेनाइजेशनों से? RUF सिरालियोन को रूल कर रहा था। मतलब जो RUF उस टाइम पे जब हम गए हैं, सिरालियोन में छोड़ करके फ्री टाउन उनका कैपिटल है, वहां पे कंट्रोल था गवर्नमेंट का। Okay. सिर्फ फ्री टाउन में, सिर्फ एक कैपिटल में बस। बाकी पूरे सिरालियोन में RUF का कंट्रोल था। एंड बाय द वे, आपको शायद मालूम होगा कि डायमंड्स बिल्कुल सर। सिरालियोन में दुनिया के सबसे 1 नंबर के डायमंड्स मिलते हैं। बिल्कुल सर। और जितनी डायमंड की माइंस थी ना, उनको RUF कंट्रोल कर रहा था। और कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि ये डायमंड्स ही एक बहुत बड़ा कारण था कि माइनिंग करके डायमंड्स को RUF जो है वेस्टर्न कंट्रीज को, लाइबेरिया के रास्ते भेज रहा था। और उसके बदले में उनको हथियार और ड्रग्स और पैसा ये मिल रहा था। तो एक नेक्सस मैं बोलूँगा जो चल रहा था। और ब्लड डायमंड्स करके एक मूवी है, मैंने, बहुत ही आप देखिए, देखी सर मैंने। कि किस तरीके से। और RUF ने एक हथियार बनाया था आम पब्लिक को डराने के लिए, हाथ काटना। एक टेरर। ओके। टेरर को कैसे फैलाना है। तो जैसे रूटीन की कोई भी गलती कोई भी इंसान करता था तो वो पूछते थे लॉन्ग स्लीव्स या हाफ स्लीव्स। ओके। इसका मतलब आपका हाथ को कहाँ से काटें, मतलब नीचे से काटना है, ऊपर से काटना है, ये चॉइस दी जाती थी जिसने गलती किया है। ओके। और एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जब हम गए हैं वहाँ पर, कम से कम भी 30% लोगों के हाथ नहीं थे। तो हम पूछते थे अरे ये आपके हाथ को क्या हुआ है, तो वो कहानियाँ सुनाते थे कैसे, मतलब मैंने गलती किया था तो RUF ने हमारे को पनिशमेंट दिया है, रूटीन का पनिशमेंट दिया है। और इतना टेरर फैलाया हुआ था कि लोग RUF के नाम से कांपते थे। और उस समय शायद मैं बोलूँगा कि जब हम गए हैं तो लोग RUF के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। पर धीरे धीरे हमने जो पहले 3-4 महीने में जो काम किया ना, उसकी वजह से आम पब्लिक का सपोर्ट जो है RUF से शिफ्ट होकर के हमारी तरफ हुआ है। और उसको मैं बोलूँगा कि कोई अच्छा भगवान ने रास्ता दिया कि शुरू में जब हम पेट्रोलिंग करते थे, जब मैकेलेहोन में डिप्लॉयमेंट हुआ तो जाते थे तो गांव में इतना भूखमरी था कि लोग सिवाय सिर्फ एक ही चीज़ मांगते थे, चॉप मीन्स कुछ खाने के लिए दे दो। हम बोलते थे शांति होगा तो शायद NGOs, जो NGOs होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए पहले शांति चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद NGO आएंगे। तो वो बोलते थे हम तब तक तो जिंदा भी नहीं रहेंगे, अगर जब तक आपके NGO आएंगे शायद हम जिंदा भी नहीं रहें। तब मैंने एक इनिशिएटिव लिया था ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जो आज एक कॉन्सेप्ट UN में डिस्कस हो रहा है कि कैसे UN को एक ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी यूज किया जाए, जो शायद रास्ता ऊपर वाला दिखाता है। उसके बाद जब भी हम पेट्रोलिंग जाते थे, एक राशन की गाड़ी साथ में लेके जाते, बिल्कुल। और एक गांव को टारगेट करते थे। उस गांव में जितना भी राशन हम दे सकते थे खाने के लिए, क्या है कि दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है। जब पेट में 2
अनाज जब जाता है ना तो उसका दिल भी बोलता है ये अच्छे लोग हैं। उसी वजह से जो है पूरा कैलेहोन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोकल लोग थे वो ये कहने लग गए थे कि ये शांति सेना वाले अच्छे लोग हैं। और वही एक प्रेशर बनता है जब वो मेरे को पकड़ के लेके जाते हैं तो आम जुनून लोगों का उठता है कि मेजर पुनिया को छोड़ा जाए, क्योंकि और आरयूएफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी मिलिटेंसी है लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती ऐसे, जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा दुनिया में कोई मिलिटेंसी। आरयूएफ को लगता है कि लोकल सपोर्ट तो यूएन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक हफ्ता मेरे को वहां रखा, एक हफ्ता कैलेहोन में एक आंदोलन शुरू हो गया है कि मेजर पुनिया को छोड़ा जाए। और आप मानोगे नहीं कि वही लोग जिनके लिए हमने ये राशंस, मेडिसिन्स, मेडिकल कैंप किए थे, वही लोग इतनी तादाद में अपने घरों से आकर के आरयूएफ के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप मेजर पुनिया को छोड़िए। और उस हालात में जो है एक हफ्ता जब मैं रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं कि मेरे दिमाग में क्या गुजर रही थी। नहीं बिल्कुल सर। तो वो हालात के अंदर एक दिन सुबह का मैं आपको वाकया बोलता हूँ कि हर दिन जंगल में जाते थे सुबह सुबह बोतल लेकर के, नेचर्स कॉल। हाँ बिल्कुल। तो ये आरयूएफ के सेंट्री 4 मेरे साथ जाते थे। अब आप खुद ही सोच लें कि उस हालात में एक आदमी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो एक दिन मैंने उठ करके सुबह बोला कि वेयर आर माई बॉडीगार्ड्स, एक ही वर्ड बोला बॉडीगार्ड। उनको गुस्सा आ गया। वो बोले वी आर नॉट योर बॉडीगार्ड मेजर, यू गो, वी आर नॉट योर बॉडीगार्ड, वी आर सोल्जर्स। कि हम सिपाही हैं, हम बॉडीगार्ड नहीं हैं। और मैंने कहा ये तो एक वर्ड से नाराज हो गए हैं। उस दिन के बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि आई स्टार्टेड गोइंग टू जंगल कंफर्टेबली। लेकिन वो जो वर्ड था बॉडीगार्ड, उससे मेरे को ये समझ में आ गया कि यार इनके दिमाग से खेलना कोई आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर सकते हैं। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है लाइफ में तो आदमी को एक भगवान ने दिमाग दिया है ना, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूँ कि लड़ाई अट्रिशन की नहीं होनी चाहिए, लड़ाई दिमाग से खेली जाती है और जीती जाती है। और वही दिन जो बॉडीगार्ड वाला इंसिडेंट है उसके बाद ये दिमाग घूमता है और दिमाग काम करना शुरू करता है कि हम शायद जो है इस हालात के अंदर भी अपना वापस से रुतबा, अपना कंट्रोल और अपनी कंपनी के अंदर वापस आकर के वही सब कर सकते हैं जो कि शायद एक शांति सेना का सिपाही को करना चाहिए। मैं सही मायने में एक शांति सैनिक बन गया उस दिन। और उसके बाद वापस कंपनी में आने के बाद भी हर दिन मैं कैलेहोन में घूमना शुरू हो गया। मैं अंदर नहीं बैठता हूँ, मैं 2 अपने ऊपर टोपियां पहनता हूँ। एक टोपी शांति सैनिक की और दूसरी टोपी है एक सिपाही की जो कि मोर्चाबंदी के अंदर पूरी रात बैठता है कि शायद अभी अटैक करने वाले हैं। आप समझ रहे हो, एक डिप्लोमेट और एक सोल्जर। बिल्कुल। ये दोनों रोल एक साथ करना कि अर्जुन भी आप हैं और कृष्णा भी आप हैं, दोनों को एक साथ लेके चलना। ये उस कम उम्र में, उस समय मेरी उम्र क्या थी, 37, 38। इतनी कम उम्र में इतना कुछ, डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग आर्मी में कहीं नहीं दी जाती। जी सर। हालात ने मेरे को सिखाया। हालात ऐसे थे कि शायद मैं कह सकता हूं कि उस हालात से सही सलामत अपने सिपाहियों को निकालना मेरा 1 नंबर का फर्ज, ड्यूटी था। और उसके साथ में ये भी था कि इज्जत से लेकर के वापस आएंगे। क्यों, हथियार डाल करके तो कभी भी आ सकते थे, बाकी पूरी शांति सेना हथियार डाल के गई है। लेकिन यही था कि भी हमें जो है बिना हथियार डाले अपने हथियार के साथ इज्जत से अगर ये जाने देंगे तो हम आ जाएंगे। हम कोई वहां पे लड़ाई लड़ने तो गए नहीं है। उनको मैंने बहुत कोशिश किया ये समझाने का कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है कि एक सिपाही जो है हथियार डाल दे और उसके बाद में हिंदुस्तान में जाकर के दोबारा फिर से सिपाही बन जाए। ऐसा नहीं होता है। कर्नल मार्टिन उनका ब्रिगेड कमांडर था। अच्छा। उससे मेरी कम से कम भी 25-30 फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं उसी 75 दिन के दौरान। उनकी रैंक भी सेम आर्मी रैंक रखी थी सर उन्होंने। He was a brigade commander. He was a brigade commander है। He used to call me major. उम्र में मेरे से छोटा था लेकिन वो ब्रिगेड कमांडर था। He's the self brigade commander। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन 75 दिनों में क्या हुआ। ऑपरेशन तो आखिरी के 2 दिन में होता है, हम उनको मार करके वापस आते हैं, लेकिन 75 दिनों में क्या होता है वो
जानना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं कई बार याद करता हूँ, आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि यार किस तरीके से क्या कर रहा था मैं। एज अ बिहेव उनका एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह था सर, कि एक मेजर रैंक को एक मेजर रैंक की तरह रखा जाएगा, एक जीसोस रैंक को जीसोस रैंक की तरह वो रखेगा। ड्रग एडिक्ट्स थे, सोल्जर भी थे, ड्रग एडिक्ट्स थे वो। ओके, अब कब उसका ट्रिगर दब जाएगा ये आपको मालूम नहीं। बिल्कुल। आप उनसे एक उम्मीद नहीं रख सकते कि भाई ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं थे। जब मैं बोल रहा हूँ आपको हाथ काटना उनके लिए मजाक था, तो कोई प्रोटोकॉल कुछ नहीं था। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि उन पिछले दिनों में मैंने कोशिश किया, मतलब उस कैप्टिविटी से रिलीज होने के बाद, वापस कंपनी में आने के बाद, कंपनी पूरा मोर्चाबंदी में रहती है। मैं सुबह निकलता हूँ, पूरे गांव में कैलेहोन में घूमता हूँ, लोगों को ये बताने के लिए कि भाई किसी तरीके से शांति का रास्ता निकले। और आरयूएफ का कमांडर को भी मालूम था कि मेजर पुनिया जो है, इसका इरादा गलत नहीं है। ओके, मैं फिर भी ये चाह रहा हूं कि शांति से कोई रास्ता निकले। क्योंकि शांति सेना में गए हैं, अगर शांति से रास्ता निकलता है तो मेरी कामयाबी है ना। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी कामयाबी है। उस हालात में भी मैंने शांति से ही रास्ता निकाला है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही थी कि शांति से रास्ता निकले। उसके लिए मैं जो पापा गीमा, जो आरयूएफ से भी पावरफुल होता है, पॉलिटिकल हेड, ओके, कैलेहोन का जो पॉलिटिकल हेड था, पापा गीमा उसको बोलते थे, उसने मेरे को काफी मदद किया। उसने काफी कोशिश भी किया। इनफैक्ट यहाँ तक कि पापा गीमा मेरे साथ जो है मार्टिन, जो आरयूएफ का कमांडर था, उससे कई बार मिलता है, ये बोलने के लिए कि आप ऊपर हेडक्वार्टर में मैसेज दीजिए, हिंदुस्तान के शांति सैनिक हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है 3-4 महीने, लोगों को राशंस, मेडिकल एड और ह्यूमैनिटेरियन एड इतना कुछ किया है, तो इनको शांति से वापस अपने हथियार के साथ जाने दिया जाए। और मुझे लग रहा था कहीं न कहीं ये मैसेज जाने के बाद शायद उम्मीद थी कि रास्ता निकल आएगा। क्योंकि जो उनका कमांडर था जनरल ईसा, वो इस बात पे कायम था कि जैसे बाकी शांति सैनिक गए हैं ना, वैसे ही हिंदुस्तान के शांति सैनिक जाएंगे। इसका कारण था, एक हमारा फोर्स कमांडर था, उस पूरी यूएन फोर्स के कमांडर जो थे ना, टॉपमैन, वो इंडियन थे, इंडियन ऑफिसर, जनरल जेटली। तो उसको ये था कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए ना कि हम जनरल जेटली के कारण हिंदुस्तान को एक अलग स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे थे कि आप जाइए अपने देश को, पर हथियार डाल के ही जाना पड़ेगा। तो बात सिर्फ हथियार पे अटका हुआ था, ऐसा कोई नहीं था कि मतलब उस हालात में मैं कह सकता हूँ कि कई बार दिमाग में आता है कि अपने सिपाहियों के लिए, उनकी जान के लिए अगर हम ऐसा सोचें, लेकिन अंदर से आत्मा एक ही चीज बोलती थी, नहीं, ये एक सिपाही का धर्म नहीं है हथियार डालना। और अगर ये हथियार के साथ जाने देंगे तो बाकी सब सामान हम छोड़ देंगे। पर्सनल सामान है, और भी सामान है, मिलिट्री का इक्विपमेंट है, लेकिन हथियार के साथ जाएंगे। एक ही हमारा सिर्फ डिमांड था, और उसी डिमांड पे मैं कोशिश करता रहा। और मुझे उम्मीद था कि शायद कभी न कभी आरयूएफ के समझ में आएगा, और आरयूएफ को ये था कि कभी न कभी हथियार डालेंगे, क्योंकि बिना जब खाने के लिए कुछ नहीं है ना, कितने दिन जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करेंगे आदमी। बिल्कुल, एक दिन आएगा जब हो सकता है शायद अपने आप ही बोलें कि हाँ जी, आज हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। तो हुआ ये कि जब राशन, थोड़ा ड्राई राशन होता है हमारे पास, दाल चावल हम लेके जाते हैं, जो 30 डेज का ड्राई राशन। 75 दिनों में 30 डेज का ड्राई राशन आपको कितने दिन जिंदा रख सकता है। बिल्कुल। फिर हालात ये आती है कि अभी जो है लंगर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं इकट्ठा करता हूँ पूरी कंपनी को, पूछता हूँ क्या करना है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि लगभग 99% लोगों का कहना था कि साहब भूख से नहीं मरेंगे, मरेंगे तो लड़के मरेंगे। तब हम ये ऑपरेशन के बारे में सोच विचार शुरू करते हैं कि अभी जो डिप्लोमेसी का हैट पहना हुआ था, शांति का जो एक दूत में बना हुआ था, शायद वो कामयाब नहीं हो रहा है। फिर एकदम से हम शिफ्ट होते हैं ऑपरेशन कि अभी ऑपरेशन मूड में आ जाओ। जितना कोशिश शांति का था कर लिया, बिल्कुल, उससे ज्यादा शायद मैं अभी कोशिश नहीं कर सकता हूँ। फिर
आखिरी 75 दिनों में आखिरी के 15-20 दिनों में हम दिमाग बना लेते हैं। अभी ऑपरेशन ही एक रास्ता है और अभी किस तरीके से ऑपरेशन किया जाए उसके भी 3 रास्ते थे जिनको हम डिस्कस करते थे। कैलेहोन आप जब मैप में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि गिनी और लाइबेरिया से बॉर्डर काफी नजदीक है, गिनी और लाइबेरिया। और हमारे को जाना कहाँ था, हमारा जो बटालियन हेडक्वार्टर था वो दारू सिरालियोन में हमारी लोकेशन से 70 किलोमीटर दूर था। गिनी और लाइबेरिया बहुत नजदीक थे, हो सकता है 5-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो जब भी हम बात करते थे तो हमेशा यही बात करते थे कि हम या तो गिनी के रास्ते निकलेंगे या तो लाइबेरिया के। वापस दारू जाने का मतलब था पूरे आरयूएफ से लड़ करके जाना, और पूरे आरयूएफ को लड़ करके जंगल के रास्ते जाना सबसे मुश्किल ऑप्शन था। उसको हम कभी भी डिस्कस नहीं करते थे। पर आखिरी का जब 5-7 दिन रह जाते हैं तो पता नहीं क्या होता है मेरे को। इस पूरे 75 दिनों में कोई न कोई ऊपर से मेरे को पता नहीं क्या इंट्यूशन बोला जाए या कुछ न कुछ गाइडेंस मिल रहा था। लेकिन सर इस टाइम यूएन का और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था इतने टाइम तक इतने लोगों के लिए कि इतना बड़ा यूएन हेडक्वार्टर था फ्री टाउन में और हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था दारू में। और बटालियन हेडक्वार्टर से इस दौरान एक कोशिश हुआ था जिसके अंदर की बटालियन के सेकंड इन कमांड 2IC कर्नल अमित शर्मा एक पेट्रोल के साथ निकले थे वहां से कैलेहोन के लिए हेल्प के लिए। उनको रास्ते में पकड़ लिया, उनको भी घेर लिया। तो कोशिश हुआ लेकिन आरयूएफ इतना डेडली, इतना डेंजर ऑर्गेनाइजेशन था कि वो जंगल के खिलाड़ी थे। वो पूरा इलाका जंगल था। और जो आरयूएफ की मैं बात करता हूं तो इन्होंने पिछले 10 साल में लड़ाइयां लड़ी थी। यहाँ तक कि नाइजीरियन फोर्स भी एक बार आई थी इनसे लड़ने के लिए और उनको हार के वापस जाना पड़ा। तो आज तक आरयूएफ को किसी ने हराया नहीं था। आरयूएफ वाज नेवर डिफीटेड बाय एनीबॉडी। तो वो अपने आप में एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो शायद वर्ल्ड में उनके मुकाबले में कोई ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे नहीं था। तो ये जैसे मैं आपको क्या बता रहा था ये कि आपने लास्ट में 3 दिन आप सोचा कि नहीं आप तो फिर मैंने एकदम से अपना भाषा बदली किया। आज मैं भी हैरान होता हूँ कि मैंने एकदम से यही बोला कि हम गिनी नहीं जाएंगे, लाइबेरिया नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो वापस लड़के 70 किलोमीटर के रास्ते आरयूएफ को ठोक करके वापस दारू जाएंगे। सब हैरान, यहाँ तक कि मेरे ऑफिसर्स थे काफी इस चीज से नाराज थे कि कंपनी कमांडर को क्या हो गया, एकदम से कौन सी भाषा बोल रहा है, कि अभी जो है बहुत हो गया है, अभी अगर लड़ना है तो ऐसे लड़ेंगे कि ये जिंदगी भर याद रखें कि आरयूएफ को हमेशा याद रहना चाहिए कि जो है हिंदुस्तान का कोई सिपाही आया था उसको आपने इतना टॉर्चर किया। टॉर्चर मतलब 75 दिनों तक घेर के रखा यार। एक सिपाही रोज मरता है अंदर से। बिल्कुल सर। हर दिन आप मर रहे हो, हर दिन मर रहे हो, मतलब आपका अंदर का सिपाही आपको झकझोर रहा है यार कि आपको घेरा हुआ है। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में तो हम घेरते हैं। बिल्कुल सर। और वहां हमारे को घेरा हुआ है। मैंने कहा नहीं, अभी अगर मैंने कहा लड़ना है ना तो लड़के 70 किलोमीटर के रास्ते पूरे आरयूएफ के हार्टलैंड, पूरी आरयूएफ को हरा करके ही जाएंगे। क्यों गिनी गए होते, लाइबेरिया गए होते तो भागना होता, भाग के निकल गए। और मैंने कहा भागना क्यों है, जब लड़ना है तो लड़के जाना है। और इसके लिए फिर आप सोच सकते हैं कि फिर कंपनी को तैयार करना, क्यों सबसे पहले तो उसको ये तैयार करना कि भी हर सिपाही बोले कि हाँ जी हम आपके साथ सहमत हैं। एक बार अगर वो सारे तैयार हो गए हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है ना। तो सबसे पहला मेरे लिए ये था कि भी सबको ये समझाना कि अभी जो है वक्त निकल चुका है जो शांति का था। अभी कोशिश किया है बहुत कुछ, अभी टाइम आ गया है सिपाही को अपना धर्म पूरा करने का। और धर्म अगर सिपाही ने पूरा करना है तो इस तरीके से करेंगे कि शायद इनको सदियों तक याद रहे कि यार कोई आया था। क्योंकि इतने दिन का जो अंदर जो भर गया था ना एक गुस्सा, बिल्कुल उसको निकाल के ठोक के और वापस इज्जत के साथ जाना है। पर मुझे खुशी है कि धीरे धीरे मेरी जो ये लैंग्वेज
ऑफिसर्स को भी समझ में आई, हमारे जेसीओज थे उनको भी समझ में आई, जवानों को भी समझ में आई कि हाँ साहब ठीक बोल रहे हैं कि अब जब मौका आ गया है लड़ने का तो फिर सिपाही की तरह लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। तो वो जो तीसरा रास्ता था उसी पे ऑपरेशन होता है। और रेडियो सेट पे मेरी हेडक्वार्टर्स में लगातार बात हो रही होती है, तो वहाँ से एक लिंकअप फोर्स को प्लान किया जाता है। इधर से हम ब्रेकआउट होंगे और वहाँ से उधर से एक लिंकअप फोर्स आएगी और वो रास्ते में दोनों का लिंकअप होगा और लिंकअप के बाद वापस हम दारू पहुँचेंगे। तो ये मतलब मैं कहूँगा कि जो ये 75 दिन थे ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वो भी एक यंग ऑफिसर को, जो कि शायद मैं हमेशा बोलता हूँ कि हालात जो सिखाती है ना जी सर, वो शायद किसी किताब में नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि किताबें आपको देती है नॉलेज और विजडम आपको सिचुएशन। नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क है। जी सर, तो जो विजडम जो कुछ मैं सीख रहा था वो शायद मेरे को वो हालात सिखा रहे थे, वो सिचुएशन सिखा रही थी। और वो सिचुएशन में सबसे बड़ा ज्ञान कब मिलता है? जब आदमी अपने सामने मौत देखते हैं, डेथ। जब शव यात्रा में देख करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन सकता है। एक शव यात्रा को देखा ना उसने, बिल्कुल सर, आप तो रहने वाले शायद उधर के, आपको मालूम है सिद्धार्थ कैसे गौतम बुद्ध बने। बिल्कुल सर, जब उन्होंने एक शव यात्रा को देखा ना, बिल्कुल सर, तो जब आदमी शमशान भूमि में जाता है तो कितना उसको शांति, बिल्कुल नॉलेज सॉरी विजडम। विजडम। तो हम तो 75 दिन वही देख रहे थे ना, 75 दिन तक आमना सामना किससे हो रहा था? हमारा मौत के साथ में। और मौत को भी अगर आंख में आंख गड़ा करके आप बोल सकते हो कि भाई मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आजा, तो शायद इससे बड़ा विजडम, इससे बड़ा जो है ज्ञान वो नहीं मिल सकता। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस दौरान और मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान का हमेशा कि मेरे को ये मौका मिला, वरना कितने लोगों को उस उम्र में मौका मिलता है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। 75 दिनों के अंदर शायद हर दिन एक नया वाकया होता था। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारा सिपाही, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जब हालात बिगड़ जाती है डॉक्टर बोलता है कि इसको मेडिकल इवैक्यूएशन करना पड़ेगा नहीं तो मर जाएगा। तो मैं मार्टिन से मीटिंग करता हूँ, तो मार्टिन बोलता है कि हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा तो हम शूट कर देंगे, गिरा देंगे, आप हमारे को अपना गाड़ी दे दो, हम आपकी गाड़ी में आपके सिपाही को लेकर के गवर्नमेंट एरिया में छोड़ के आएंगे। अब मैं किसको पूछूं? आप सोचिए ना, एक कंपनी कमांडर हूं, किसको पूछूं कि जिप्सी दे दूं? कौन मेरे को बोलेगा जिप्सी दे दो? डिसीजन तो लेना पड़ता है ना, लेना पड़ेगा, सेल्फ डिसीजन सर, बिल्कुल। तो उस हालात में मैंने जिप्सी दिया, मैंने कहा ये हमारे जिप्सी की चाबी लो, आप मेरे सिपाही की जान बचाइए। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि यार एक मेजर साहब जो कि 37-38 साल की उम्र का है, उसने सीखा लाइफ में डिसीजन लेना कि फैसले, अभी सिचुएशन में मैं हूं तो डिसीजन मेरे को ही लेना है। बिल्कुल। अगर मैं इंतजार करूंगा ऊपर से कि मेरे को डिसीजन दिए जाएंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो सिपाही हमारा ठीक हो जाता है और इसी तरीके के रोज नए नए वाकया, हर रोज कुछ न कुछ होता था। और हर रोज जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कोशिश यही था कि शायद कोई रास्ता निकले, पर अनफॉर्चुनेटली उनको समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि शायद मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई नहीं, एक दिन हम सरेंडर हो जाएंगे, बिल्कुल वेपन डाल देंगे। तो ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन खुकरी। तो उसका खुकरी क्यों नाम रखा सर? खुकरी एक तो इसलिए कि खुकरी आखिरी हथियार होता है, जब सब कुछ फेल हो जाता है ना। बिल्कुल सर। एक गोरखा हमेशा खुकरी अपने साथ तो रखता है। 58 GR था बटालियन, उसमें ट्रूप्स ज्यादातर गोरखास थे, बाकी भी थे पर गोरखा ट्रूप ज्यादा थे। और गोरखा का क्या है, आखिरी में हथियार खुकरी होता है सर, बिल्कुल। तो हमारे साथ भी वही था, सब डिप्लोमेसी, शांति, सब हथियार फेल होने के बाद आखिरी हथियार ये था कि अभी जो है अपना खुकरी को निकाला जाए और उन पे अटैक किया जाए। तो इस पूरे ऑपरेशंस पर सर कि दुनिया के सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी 75 डेज तक वेपन डाउन नहीं करना और लड़के जाना, और शायद आने वाली हिस्ट्री जो भी बच्चे हैं, सब आने वाले सब बच्चों को ये चीज़ पता चलेगा कि हमारी फ़ौज ने दुनिया के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का वेपन नहीं छोड़ा सर और लड़कर वापस आए।
फर्ज क्या होता है, इसका उदाहरण एक मैं हमेशा देता हूँ। हमारा एक हवलदार था, हवलदार कृष्ण कुमार। जी सर। जब ऑपरेशंस में हम जा रहे हैं तो एक गाड़ी में अम्युनिशन, बाकी हम पैदल थे, पर एक गाड़ी में अम्युनिशन लोड किया जाता है। उस गाड़ी को चला रहा है हवलदार कृष्ण कुमार, हिमाचल प्रदेश का लड़का था। जी सर। और रास्ते में अम्बुश होता है। जब हम केलेवन से निकल जाते हैं, रास्ते में आरयूएफ जंगल में दोनों तरफ से अम्बुश करके फायरिंग शुरू कर देता है। एक रॉकेट आरपीजी रॉकेट कृष्ण कुमार के पेट में से निकल के उसके शरीर के दो हिस्से कर देता है, धड़ अलग, नीचे नीचे का और पैर अलग। बिल्कुल। और उस हालात में आप सोच सकते हो, जब इंसान के दो हिस्से हो जाएं, तो उस हालात में भी उसने क्या सोचता है कि अगर मेरी गाड़ी में अम्युनिशन है, अम्बुश के एरिया में अगर पीछे बॉडी में अम्युनिशन फट गया तो सारी फोर्स खत्म हो जाएगी खत्म ना। हो जाएगी, बिल्कुल सर। आप सोचो ना कि जब पैर एक्सीलेटर के ऊपर है, बिल्कुल, और हाथ स्टीयरिंग पे है, और बीच में से शरीर के दो हिस्से हो रखे हैं, वो 200 मीटर गाड़ी को चलाता है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि ये मतलब कोई इंसान कैसे कर सकता है। और वो 200 मीटर गाड़ी को चला करके उस अम्बुश से बाहर निकाल करके फिर शहीद होता है। बताओ सर। मतलब ऐसा जुनून आपने शायद कोई किताब में नहीं पढ़ा होगा कि कोई इंसान, कोई सिपाही जब शरीर के दो हिस्से हों तब भी अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता है। फिर भी वो गाड़ी चलती है, और कैसे चलती है, चमत्कार है। आज भी मैं, जबकि नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करेगा सर, आज भी मैं ताज्जुब करता हूँ कि कृष्ण कुमार ने वो गाड़ी को अम्बुश से कैसे निकाला। अगर वो गाड़ी नहीं निकालता तो अम्युनिशन की गाड़ी अगर अम्बुश में फट जाती, क्या करते बाकी? तो 100% कैजुअलिटीज सारे के सारे वहां पे शहीद हो जाते। पर उसने सबकी जान बचाई। कृष्ण कुमार को सेना मेडल से जो है बाद में सरकार ने सेना मेडल से उसको नवाजा है। पर जो उसने किया ना, आज भी मैं जब जहां भी बताता हूँ कोई विश्वास ही नहीं करता है कि ऐसा, डॉक्टर्स विश्वास नहीं करते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे होगा, पर किया ना। किया। ये है हमारी वर्दी का जुनून। बिल्कुल सर। और इस वर्दी के ऊपर जब शांति सेना में जाते हैं तो यहाँ पे एक तिरंगा बिल्कुल सर लगा दिया जाता है जी, आपके यूनिफॉर्म के ऊपर, जो एकदम दिल के नजदीक होता है। बिल्कुल। तो इस पूरे जो टाइम निकलता है उसमें हर समय वो तिरंगा आपको याद दिलाता है अपने देश की जो है इज्जत को नीचे नहीं होने देना। तो कहीं न कहीं ये जुनून जो मैं बात करता हूँ कृष्ण कुमार का है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे जो जवान उस टाइम पे थे, जो उन्होंने किया, जो शायद मैं कह सकता हूँ कि नामुमकिन है जो उन्होंने किया। और वो सब आज भी जो है, जब भी हम मिलते हैं, हम हमेशा यही याद करते हैं कि यार वो 75 दिन हमने इकट्ठा एक साथ कैसे निकाले उस जंगल के अंदर। उस जंगल में हम 100 मीटर्स बाय 100 मीटर्स के एरिया में थे, और बाकी चारों तरफ से आतंकवादियों ने घेरा हुआ है। और हर रात आप इंतजार कर रहे हो शायद आज अटैक आने वाला है। हर रात हम बंकर्स में तैयार हैं कि आज अटैक आने वाला है। और 75 दिन तक हर रात इंतजार करना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। फ्रस्ट्रेट। फिर हम बोलते हैं यार अटैक क्यों नहीं कर रहा, कर दे अटैक, खत्म कर। बिल्कुल बिल्कुल। किताबों में हमें पढ़ाया था कि डिफेंस सबसे मुश्किल ऑपरेशन है, तब हम मानते नहीं थे बाद में। बिल्कुल सर। हम बोलते थे यार अटैक मुश्किल है, लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ सबसे मुश्किल डिफेंस ऑपरेशन है डिफेंस करना। क्योंकि इनिशिएटिव अभी दूसरे के पास है। बिल्कुल। और हर रात इसी इंतजार में निकलती थी कि शायद आज अटैक आएगा। तो कितना स्ट्रेस उस लोकेशन में हो सकता है। और कम्युनिकेशन नहीं था फैमिलीज के साथ में। 3 महीने या 75 दिन तक हमारा घर में कोई कम्युनिकेशन, कोई चिट्ठी नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। और हिंदुस्तान में खबर फैला हुआ है कि उनको मार दिया। बताओ, ये एक मतलब अफवाह हिंदुस्तान में फैली हुई थी। जितनी फैमिलीज थी उनको एक ही खबर मिल रही थी कि शायद वो अभी जिंदा नहीं है। और जब मैं बात भी करता था अपने सिपाहियों से तो एक ही बात बोलते थे, साहब हम ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन हमारी फैमिली क्या सोच रही होगी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसको तब भी अपनी फैमिली का ख्याल था, अपने बच्चों का ख्याल था, अपनी बीवी का ख्याल था कि वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, कि जिंदा है नहीं है। तो एक अच्छा खासा मतलब मैं कहूँगा कि टाइम था जो कि
बयान कितना भी मैं करूं लेकिन समझा नहीं सकता हूं नहीं सर, कि लोग जो टाइम हमने निकाला है। बिल्कुल कुछ महसूस करेंगे सर लोग आज का पर खुशी इस बात की है कि वापस आए, इज्जत के साथ आए, लड़के आए और ठोक के आए। वो एक मतलब, क्यों अगर मैं भी हथियार डाल के आया होता तो शायद ये सब बातें आज नहीं कर रहा होता। बिल्कुल सर। तो ये एक ऊपर वाले का धन्यवाद है, उसकी मेहरबानी है कि हमने जो भी किया वो देश की इज्जत को हमेशा ऊपर रखा, और ये रखा कि एक सिपाही जो है उसके लिए उसकी वर्दी उसका धर्म है, उसका हथियार उसका भगवान है। तो अपने भगवान को हमने झुकने नहीं दिया उन आतंकवादियों के सामने। सर बिल्कुल सर, ये तो उस टाइम की फोर्स थी हमारी। आज फौज बहुत चेंज हो रही है सर। अगर हम मानेकशॉ टाइम सर के टाइम की फौज देखें, बहुत आक्रामक फोर्स, आज कितना चेंज हो चुकी है हमारी फौज सर। चेंज तो देखो, दुनिया चेंज हो रही है, सब हालात चेंज हो रहे हैं, पर जो एक चीज फौज में, आर्मी में अभी भी है वो है रेजिमेंटेशन, जो कि एक वर्दी के नाम पे जो जुनून है वो अभी भी है। सिंदूर में हमने देखा जैसे। तो हाँ, काफी चेंजेस हो रहे हैं और काफी सोच में भी फर्क है। एक मोटा चेंज अभी आ रहा है जो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, कि पहले मैन पावर इंटेंसिव जो आर्मी हुआ करती थी उसको अभी इक्विपमेंट इंटेंसिव आर्मी बना रहे हैं। अभी जो जैसे आपने सिंदूर में देखा, जी सर, अभी लड़ाई आमने सामने की नहीं है, बल्कि कैसे आपके रॉकेट्स, बिल्कुल आज कैसे आपके ड्रोन्स जो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये एक शिफ्ट है जो कि अच्छी बात है, जो एक टेक्नोलॉजी और एक इक्विपमेंट के ऊपर दारोमदार। सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं शायद हमेशा बोलता हूँ कि जो ठीक नहीं है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जी सर, आर्मी को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने से क्या होता है, फिर उसका जो अपना एक आर्मी का मेरिट है, जी सर, अपना एक आर्मी का एक अपना सिस्टम है, वो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है। एक ही ये चीज़ है जो पॉलिटिकल जितना कम हो उतना इसको इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ही के रहने तरीके से रहना चाहिए। बिल्कुल सर, पॉलिटिकल सिर्फ सपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल कि आपको बजट का रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है, वो सब सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए, पर अदरवाइज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जी सर, और ये जैसे आपने बोला, सैम मानेकशॉ और जो जनरल्स थे वो एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। बिल्कुल सर, आपने देखा है उस मूवी के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अटैक अभी होना है, तो उन्होंने बोला अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल सर, मेरे को इतना टाइम चाहिए मेरी आर्मी को तैयार करने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ने वो बात को माना। तो वो चीज एक आर्मी के जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी से होनी चाहिए, ऑपरेशंस के ऊपर कैसे करना है, कब करना है। और ज़्यादा इंटरफेरेंस होने से क्या होता है कि हमारा मेरिट सिस्टम बिगड़ जाता है। अभी जो सीनियर ऑफिसर्स निकल के आ रहे हैं, शायद मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं वो भी पॉलिटिकल अगर इंटरफेरेंस के वजह से, अगर मान लो अपना प्रोफेशन की तरफ ध्यान नहीं दे करके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे तो गलत है। बिल्कुल हमें ध्यान देना है अपने प्रोफेशन के ऊपर, काबिलियत के ऊपर। हमें सही जो काबिल ऑफिसर्स हैं उनको ऊपर लेके आना है, ताकि वो इस मिलिट्री को गाइड कर सकें। इस मिलिट्री का अपना पहचान, हिंदुस्तान की फौज का जो पहचान है, जो हमारा एक ट्रेडिशन है, एक रुतबा है, उसको कायम रखें। और ये जो टास्क ओरिएंटेड मिलिट्री है, हमारे लिए टास्क सुप्रीम है। जो टास्क हमारे को मिलता है वो टास्क को हमने पूरा करना है, ये हमारा फर्ज है। पर कैसे करना है ये हमारे पे छोड़ना चाहिए। अगर हमें ये बताया जाए कि इसको आप ऐसे कीजिए तो शायद वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सर, जैसे आज यूथ बहुत समझदार है, हिंदुस्तान का यूथ। और मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं देख रहा हूँ पिछले सालों से, मतलब आज वो अपना हीरो मानता ही फोर्स को है सर। आज की जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। आज उनके लिए हीरो वो नहीं है जो टेलीविजन में नज़र आ रहे हैं, उनके लिए आज हीरो वही हैं जो इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उसी को हीरो मानते हैं। लेकिन यूथ, बहुत सारे यूथ है जो कहता है यार मुझे मोटिवेशन चाहिए सर। आजकल आपने देखा होगा हर जगह मोटिवेशन के वो मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, पासिस मिल रहे हैं कि आ जाओ, इतने बच्चे आओ, इतना मोटिवेशन का टिकट लगेगा। वो क्या है, एक आदमी स्टेज पर जाकर कि उन बच्चों को मोटिवेशन दे, और वो सबको, वो आदमी जो स्पीच दे रहा है वो आपको पाकिस्तान के भी बारे में बताएगा, जबकि शायद कभी उन्होंने एलओसी क्रॉस नहीं करी होगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो एक मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए ना, जी सर, इनको एक प्रोफेशन मिल गया है जी, उनको एक रोजगार मिल गया है।
पर ये मोटिवेशन का इंजेक्शन कोई नहीं लगा सकता। मैं हमेशा ये चीज को बोलता हूँ, और मेरे को भी कई ऑफर आए कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। मैंने कहा नहीं, अगर किसी बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मोटिवेशन जो है आपके अंदर होना चाहिए। जो मोटिवेशन जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, बाहर का मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो आपके अंदर जो मोटिवेशन आपका खुद का जो जुनून है वो आपके अंदर से निकलना चाहिए, न कि कोई इंजेक्शन बाहर से आपको लगाएगा तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पर्पस बहुत जरूरी है। और जब मैं बोलता हूँ, शायद अभी मैं भी सीख रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता था कि सपना बड़ा होना चाहिए। अभी मैं बोलने लग गया हूँ कि सपना बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सपना सच्चा होना चाहिए। अगर सपना सच्चा होगा तो ही आप मेहनत करेंगे उस सपने को हासिल करने के लिए। सपना बहुत बड़ा ले लेंगे और मेहनत करेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो मेहनत भी कहीं ना कहीं जो आज का यूथ है उनको सोचना चाहिए कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। शॉर्टकट में कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप शॉर्टकट में कामयाबी ढूंढ रहे हैं तो शायद आप भूल जाइए, क्यों मेहनत। और जैसे आप मेहनत करेंगे उस कामयाबी का मजा अलग है। अगर बिना मेहनत के कामयाबी मिल गई ना तो उसका कोई मतलब आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले सपना देखें, सच्चा देखें। सच्चा मतलब जो आपकी आत्मा से आवाज आती है ना, बिल्कुल सर, उसको सुनिए और फिर मेहनत करके उसको हासिल कीजिए। तो मेहनत बहुत जरूरी है, और मेहनत के बगैर मेरे हिसाब से कामयाबी मिलती भी है तो वो मजा नहीं है। तो मेहनत करना सीखिए, सपना देखना सीखिए, और सपना ऐसा देखिए जो आपको सोने नहीं दे। अगर सपना देख के सो गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। सर मैं तो इतनी देर से अभी तक मेरे वो 75 डेज ही नहीं उतर रहे दिमाग से। क्वेश्चन कर रहा हूँ लेकिन वो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ सर, मैंने बहुत CI ऑप्स देखे हैं लाइफ के अंदर, मुझे पता है CI ऑप्स में कितनी प्रॉब्लम्स होती है जीवन के अंदर। क्योंकि जंगल दुनिया के अंदर वो है सर कि आप दुनिया में किसी भी आदमी को, वो एक अलग दुनिया है, आप जंगल से बाहर ही नहीं निकल सकते सर। एक आदमी अपना पूरा जीवन जंगल में ही रहेगा, चाहे 500 मीटर दूर रोड क्यों ना, वो रोड तक नहीं पहुंच पाएगा, वो घूम फिर के उसी जगह घूमता रहेगा। उसको लगेगा यार मैं तो दिन भर चल रहा हूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जाना कौन सी दिशा के अंदर है। तो इतना टफ होता है जंगल सर। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और यही कारण था कि जब ऑपरेशन होता है ना, मेरे को ये पता था कि 75 दिन तक हमारे सिपाही अंदर इस घेरे के अंदर रहे हैं, मैं रोज बाहर निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन चाहिए जो कि इनके अंदर मतलब एकदम से वो जुनून भर दे। जी सर। तो मैंने क्या किया कि जब ऑपरेशन शुरू होता है मैंने एक छतरी लिया, अम्ब्रेला, और छतरी लेकर के मैं चल पड़ा। जो मैं तो रोज बाहर जाता था ना, जब ऑपरेशन भी होता है तो मैं वो छतरी लेकर के सिर्फ इसलिए चलता हूँ कि एक झिझक जो शुरू में होता है ना, बाहर आके एकदम से वो निकलना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो मतलब ऑपरेशन के अंदर एक के बाद एक हमने ठोकना शुरू किया, पर शुरुआत जो है वो मैंने इसी से किया कि एक छतरी को लेकर के, अम्ब्रेला, वो छतरी आज भी मेरी बटालियन में रखा हुआ है एक यादगार के तौर पे। तो छतरी लेकर के मैं चला हूँ, और वो छतरी एक सिर्फ इशारा था कि 6.5 फुट हाइट वाला बंदा छतरी लेकर के चल रहा है तो कुछ नहीं होने वाला। तो वो भी एक मोटिवेशन काम किया उसके अंदर ऑपरेशन में। सर आपने बहुत बताया, मतलब शायद मुझे लग रहा है कि जितना भी इंडिया के यूथ हैं, जो भी लोग हैं जो फॉलो करते हैं, इस पूरे ऑपरेशन खुखरी को बहुत अच्छे से समझ गए, और जो 75 डेज फेस किया उनके जहन में चला जाएगा सर कि ऑपरेशन तो 2 या 3 दिन के होते हैं, लेकिन जो उसकी बीच की चीज़ें होती हैं वो कितनी मुश्किल होती है। और लास्ट में सर एक ही चीज़ कि इस देश की जो मीडिया है वो हमारी चौथी स्तंभ है लोकतंत्र की सर। अगर मैं 2000 के दशक में देखूं तो ऐसा समय था जब रामायण चलती थी, लोगों ने टीवी में मालाएं पहना दी सर। इस देश के ऐसी जनता है जिन्होंने बोला यार भगवान राम है इसमें, तो इतना भरोसा करते हैं मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर। लेकिन आज अगर मैं 2025 में देखूं तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? एक बोलता है यार हमने तो लाहौर तक पहुंच गए, दूसरा बोलता है हमने ये कर दिए। हर एक चैनल को दूसरे चैनल से आगे बढ़ना है, चाहे उसमें फैक्ट हो या नहीं हो। फिर इस देश की जनता किस पर ट्रस्ट करेगी सर? उन्हें इस मीडिया से सुनना है तो फिर किस पर भरोसा करो आप? एथिक्स नहीं है मीडिया में, एथिक्स नहीं है।
क्योंकि मीडिया का काम है अपना ड्यूटी करना, वो जरूरी है। पर जहाँ पे देश का सवाल आए ना, वहाँ पे मैंने देखा है कि मीडिया भी देश के लिए खड़ा हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा जब मैं ऑपरेशन राम रहीम में गया। जी सर। सिरसा ऑपरेशन राम रहीम में जब हम लोग गए, हमारा टास्क था डेरे को खाली करना। ये बात है 2017 की। 2017 में मैं हिसार में डिवीजन कमांड कर रहा था। तो हम जब तक सिरसा पहुंचते हैं, मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि आर्मी हैज एंटर्ड डेरा। डेरा किसका? राम रहीम का। राम रहीम। अब हम तो पहुंचे हैं, 2-4 घंटे ही हुए हैं, तो पूरे सिरसा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया सिर्फ इस मीडिया की न्यूज से कि आर्मी डेरे में घुस गई है। जबकि हम अभी तक सिरसा में पहुंचे हैं, सिरसा के हालात का जायजा ही ले रहे हैं। उन्होंने डेरा में भी पहुंचा दिया। तो मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं भी मीडिया, क्या न्यूज दे रहा है कि आर्मी हैज एंटर्ड डेरा। और मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। और हमारे लिए डेरा खाली करना तो टास्क था ही था, अब उस लॉ एंड ऑर्डर को काबू करना सबसे बड़ा टास्क हो गया। हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपको। उस दिन मेरे को लगा कि यार मीडिया जो है ना, एथिक्स नहीं है। मीडिया में सिर्फ टीआरपी है। वो अपना टीआरपी के चक्कर में वो सनसनीखेज खबर दिखाना है, वो खबर दिखा रहे हैं कि डेरे में घुस गए। वो लोगों की भावना बिल्कुल सर वो उठा रहे हैं, और लोग स्ट्रीट्स में आकर के आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, और वहां मार काट और इतना कुछ हो गया कि 144 लगाने के बाद भी लोग घरों में नहीं जा रहे थे वापस। 144 में आप घर से बाहर नहीं आ निकल सकते। बिल्कुल सर। उस हालात में जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि सिचुएशन के ऊपर जो आदमी होता है वही डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल। मैंने कहा यार सबसे पहले ये जो मीडिया का जो कैंपेन है, आर्मी हैज एंटर्ड डेरा, इसको खत्म किया जाए। उसके बाद हम डेरे को खाली करेंगे। जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर को काबू नहीं करेंगे ना, बिल्कुल, तो अब मानोगे नहीं, दुनिया भर की मीडिया वहां पे हाजिर थी। हर चैनल, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो मैंने अपने जो ऑफिसर था मेरे साथ में, उसको बोला आप मीडिया को बुलाइए, मैं मीडिया से रूबरू बात करना चाहता हूँ। तो उसने मेरे को ऐसे देखा कि उस हालात में आप मीडिया से क्या बात करना चाह रहे हो। मैंने कहा आप बुलाइए। 100% चैनल्स वहाँ पे थे, और मैंने वो इंटरव्यू दिया था, शायद 1 मिनट का इंटरव्यू है वो। और वो इंटरव्यू मैंने इसीलिए दिया था कि ये जो मीडिया का जो कैंपेन है, इसको कैसे खत्म किया जाए। उस 1 मिनट का इंटरव्यू आज भी यूट्यूब के ऊपर है, आप देखिए कि मैंने एक ही मैसेज दिया उस 1 मिनट के इंटरव्यू में कि अभी तक आर्मी डेरे में घुसी नहीं है। गलत खबर दी जा रही है कि आर्मी हैज एंटर्ड डेरा। ऐसा अभी फिलहाल में कोई प्लान भी नहीं है, न ऐसा हुआ है। वो 1 मिनट के इंटरव्यू ने एकदम से सिरसा की हालात को काबू में किया। जो 1000 गोलियां काम नहीं कर सकती थी, वो एक इंटरव्यू ने काम किया, क्योंकि सच था सर। हाँ, सच्चाई थी। सच्चाई थी। और मैं उस पूरी मिलिट्री का कमांडर था, सबसे सीनियर, और मैं मीडिया को बोल रहा हूँ कि आर्मी डेरे में भी घुसी नहीं है, अभी तक फिलहाल में कोई प्लान भी नहीं है। तो एकदम से सिरसा की हालात काबू में आती है। मेरे को बाद में पूछा गया कि आपने मीडिया से इंटरव्यू किया तो परमिशन क्यों नहीं लिया। आर्मी में अपना सिस्टम होता है ना बिल्कुल परमिशन सर, का। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैंने एक ही बात बोला था कि जो सिचुएशन पे आदमी होता है ना, वो डिसीजन लेता है जो उस समय सबसे ठीक हो। अगर मैं शायद परमिशंस के चक्कर में पड़ता तो वो हालात को काबू हम नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो एक इंटरव्यू ने पूरा मीडिया उसके बाद में क्या दिखाता है कि आर्मी हैज नॉट एंटर्ड डेरा, कि अभी तक आर्मी डेरे में घुसी नहीं है। और एकदम से लॉ एंड ऑर्डर को हम काबू करते हैं, और उसके बाद हम डेरे को घेरते हैं। अभी डेरे को घेरने के बाद मेरे को याद आया क्या, जो आप बात कर रहे थे 75 दिन। उस 75 दिन के अंदर क्या था, मैं घेरे के अंदर था, और यहाँ डेरे के मैं बाहर हूँ। चेंज सिचुएशन। और डेरे के अंदर जो आदमी बैठे हैं उनके पास हथियार भी थे। बिल्कुल सर। तो ये हालात के अंदर कहीं न कहीं मैं बोलता हूं कि ऑपरेशन राम रहीम को कामयाब करने के लिए ऑपरेशन खुखरी का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि अंदर की सिचुएशन आपको पता थी, मैं अंदर भी रहे हो, अंदर की हालात मेरे को समझ में आई ना। बिल्कुल। वरना शायद बोलना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है ऑपरेशन राम रहीम भी ऑपरेशन ब्लू स्टार की लाइन पे चला जाता, पर मैंने नहीं जाने दिया।
मैंने कहा नहीं, पहले हम कोशिश करेंगे कि शांति से अंदर के लोग बाहर आकर के अगर सरेंडर हो जाएं तो उनको एक मौका दिया जाए। आपने नॉर्मल आर्मी में ऑपरेशन क्या होता है, एक बार कॉर्डन किया तो कॉर्डन के बाद तो अटैक होता है ना। अटैक होता है, बिल्कुल सर। वो अटैक को मैंने रोका और अंदर एक सीनियर सिटीजन्स का एक डेलीगेशन जो सिरसा के ही लोकल लोग थे उनको अंदर भेजा कि आर्मी ने घेर लिया है, अभी तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इससे पहले हम अटैक करें, अगर आप सरेंडर होना चाहते हैं आप बाहर आइए। तो कुछ घंटों के बाद अंदर के लोग धीरे धीरे बाहर आते हैं। हमने बिना गोली चलाए, बिना कैजुअलिटीज किए अपना जो टास्क, जो हमारा टास्क था डेरे को खाली करना, वो किया। तो इसके लिए मैं कई बार कई चैनल्स में बोला हूं कि कौन सा चीज कहां पर हो जाए ये भी ऊपर वाले की मर्जी है कि वही आदमी जो घेरे के अंदर था उसको मौका मिला यहाँ पे घेरे के बाहर आकर के कितने लोगों की जान बची है, नहीं तो शायद उस ऑपरेशन में इतनी कैजुअलिटीज होती। तो सब ये एक किस्मत का दौर है और अपना अपना कर्म है जो आदमी करता है जिंदगी के अंदर। पर हमने अच्छा जो भी किया सिरसा में अच्छा किया कि जो हमारा टास्क है वो भी पूरा हो और कोई कैजुअलिटीज वगैरह भी नहीं हो। तो वो कई बार मैं उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से ऑपरेशन खुखरी और ऑपरेशन राम रहीम का आपस में कुछ कनेक्शन है जो शायद ऊपर वाले ने। बस लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, लेकिन अगर मुझे जो लग रहा है, जैसे आप राम रहीम नाम ऑपरेशन सिरसा वाला बता रहे, इतना इजी तो नहीं होगा, क्योंकि सर आर्मी का आना, अगर इसका मतलब सिचुएशन एंड कंट्रोल से बाहर हो चुकी है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब आप एक आर्मी को मूव कर रहे हो सर। आपकी स्टेट पुलिस है, आपकी पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर मिलिट्री मूवमेंट कर रहे हो तो सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है सर। आपको याद होगा जब पंचकुला में बाबा संत राम रहीम को अरेस्ट किया गया था, जी सर, कितनी पंचकुला में मारकाट हुई, बिल्कुल आपको याद है? बिल्कुल मालूम सर मेरे को। तो वो सब होने के बाद सिरसा के हालात तो बहुत बिगड़ चुके और भी और सीआरपीएफ ने, पैरामिलिट्री ने कोशिश किया तो उसमें फायरिंग हुआ अंदर से, बिल्कुल, और सीआरपीएफ ने रिटेलिएशन में फायर किया तो काफी कैजुअलिटीज भी हुए थे, बिल्कुल। मेरे ख्याल से 5-7 लोग भी मर चुके थे इस पैरामिलिट्री की कोशिश के दौरान। जी सर। तब उन्होंने आर्मी को बुलाया कि हिसार नजदीक है सिरसा से। मेरे को फोन आया था, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे अपने श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनका फोन आया था कि आर्मी को आकर के डेरे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था। जी सर। ये कोर्ट ऑर्डर था, बिल्कुल। राम रहीम को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट का ऑर्डर था कि जो डेरा है ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हैंड ओवर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया जाए। और जो डेरे के अंदर लोग थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, उनके पास हथियार भी थे, फायरिंग भी कर रहे थे, लेकिन वो डेरे को खाली होने नहीं दे रहे थे। तब आर्मी को बुलाया गया था। हालात तो काफी नाजुक थे, किसी भी तरीके से जो है हालात और बिगड़ सकते थे, जो हमने शायद उस हालात में यही सोचा कि कैसे भी हो हम अपना टास्क पूरा करें और कैजुअलिटीज न हो तो अच्छा है ना। आफ्टर ऑल हमारे ही लोग हैं, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए दिमाग उनका ठीक काम नहीं कर रहा, पर हैं तो अंदर सिविलियन जो हमारे देश के हैं, तो वो हमने जो भी काम किया इस हिसाब से किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। और लास्ट में सर, आज की जनरेशन को कोई मैसेज, आज के युवाओं को कोई मैसेज आपकी तरफ से, सिर्फ एक मैसेज सर, देश के, पूरे देश की जनता को सर। जो आज की यंग जनरेशन है इनको मैं बोलता हूँ कि कुछ न कुछ केमिकल लोचा, क्योंकि ये केमिकल वाली जनरेशन है। जब से केमिकल हर चीज में आया है ना, दूध के अंदर देखो पैकेट में केमिकल, खाने में केमिकल, जो आप पैकिंग करते हो फूड स्टफ, तो इनकी गलती नहीं है, केमिकल लोचा इनकी जिंदगी में चल रहा है, जो शायद एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले बैठिए, सोचिए करना क्या है, ये डिसाइड कीजिए। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं है कि मैंने जिंदगी में करना क्या है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे पता है कि मेरा वो टारगेट है वो हासिल करना है, तो उस टारगेट के लिए आप फिर मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले अपना डायरेक्शन ठीक कीजिए, और डायरेक्शन जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है। दिल सोचता नहीं है, सबको क्या लगता है कि मेरा दिल का फैसला और मेरे दिमाग का फैसला हमेशा दिमाग ही लेता है, दिल कोई फैसला नहीं लेता। पर दिमाग में क्या होता है, एक इमोशंस, एक इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस से फैसला होता है उसको हम आईक्यू बोलते हैं, जो इमोशन से होता है उसको ईक्यू बोलते हैं।
तो केमिकल लोचा है, इसमें इमोशंस और आईक्यू दोनों के बीच में खिचड़ी बन रहा है। तो इसको क्लियर कीजिए। दिमाग से सोचने का मतलब है आईक्यू को यूज कीजिए कि मैंने करना क्या है, और इमोशंस को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि इमोशंस मैनेज नहीं हो पा रहे। जब तक आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो जाना, और वो इमोशंस आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखिए। इमोशंस को कौन हैंडल करता है? कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा। आपका खुद का जो आईक्यू लेवल है उसको यूज कीजिए, अपने इमोशंस को काबू में कीजिए, अपना डायरेक्शन ठीक कीजिए, तो कामयाबी मिलेगी। तो एक इतना सा ही मैसेज है कि लर्न टू मैनेज योरसेल्फ। जिस दिन आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, आप दुनिया को मैनेज करोगे। अपना मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है कि अपना इमोशंस को मैनेज करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। और ये पॉडकास्ट बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, इसमें सिंगल कट भी नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। और आपको बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू लकी, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। जय हिंद। जय हिंद सर।